क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में आपने देखा अलग अलग फिलोसोफर्स आए, जिनमें कुछ आपके इंडियन फिलोसोफर्स थे, कुछ वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे। तो सबने अपनी अपनी थ्योरीज दी, ठीक है ना, अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए। उसके बाद आपने देखा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर सबसे पहले आपने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको किसने दिया था, लेवोजियन ने दिया था। एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको प्राउस्ट ने दिया था 1779 में। तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कि जो ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर 2 लॉ आते हैं बेसिकली। पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट आए, जिनका नाम है डाल्टन। तो डाल्टन ने अपना एक थ्योरी दी, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमने कहा। तो इसके आज हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे कि डाल्टन क्या कहते हैं। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है, सबसे पहले तो ये समझना आपको। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। पहली बात, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन के दोनों लॉज को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो according to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles or you can say tiny particles called atoms. डाल्टन ने कहा था अपनी एटॉमिक थ्योरी में कि जितने भी मैटर होते हैं, अब मैटर आपका एलिमेंट हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई मिक्सचर हो सकता है ना, प्योर इम्प्योर, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के बनते हैं, जिनको हमने क्या कहा, एटम। अब ये एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये मैंने सेकंड लेक्चर में सारी चीजें कवर की हैं, सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। तो डाल्टन क्या कहता है, जितने भी मैटर है, जितनी भी आपके आसपास की चीजें हैं, वो किसकी बनी हुई है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, एटम्स का नाम दे दिया, ठीक है। अब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ना 6 पोस्टुलेट दिए, 6 पोस्टुलेट, है ना। अब ये 6 पोस्टुलेट्स क्या हैं, ये 6 शर्तें क्या हैं, ये 6 एजम्पशंस क्या हैं, इनको हम देखते हैं। पहला पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि हमारे चारों तरफ जितने भी मैटर होते हैं वो किसके बने होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटम्स। अब आपको पता है पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो आपके मैटर होते हैं ना, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। या तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो गैसियस फॉर्म में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो ये जो मैटर होते हैं ना, इनकी 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जितने भी मैटर होते हैं, चाहे सॉलिड वाला हो, लिक्विड वाला हो, गैस वाला हो, ये सारे किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए। चाहे गैस आप ले लो, गैस भी किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे एटम्स की बनी हुई है। लिक्विड भी किसकी बनी हुई है, छोटे छोटे एटम्स की बनी हुई है। सॉलिड भी किसके बने हुए, छोटे छोटे एटम्स की बनी हुई है। तो ये इन्होंने पहले पोस्टुलेट में दिया। पोस्टुलेट नंबर 2 में इन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स होते हैं ना, ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, है ना, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और यू कैन से डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और पहली बात क्या है कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, मतलब उनको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। कोई चीज है, अब उसको वो आपने टुकड़ों में तोड़ा तो एक पार्ट ऐसा आएगा कि आप उसको आगे नहीं तोड़ पाओगे। वो सबसे छोटा जो पार्ट है उसको इन्होंने एटम कहा। तो एटम को इन्होंने बोला इंडिविजिबल। हालांकि आगे जाकर के जब हम इसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे तो ये इनका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा सही है कि इसको न तो क्रिएट किया जा सकता है और न इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम क्या है, एलिमेंट की सबसे छोटी एंटिटी है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब यहां पर एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब क्या है, इस वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जितना मास
आपका रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा जी, प्रोडक्ट का होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन को करवाते हैं, एक होता है प्रोडक्ट जो उस रिएक्शन में बनता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इस साइड एरो, ये एरो दिख रहा है आपको बीच में, एरो का ये वाला जो पार्ट है ये प्रोडक्ट है और इधर वाला जो पार्ट है ये है आपके रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है और यहां पर 2 H2 हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन हैं। तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर के वाटर बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मास यहां पर 2 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा। यहां पर एक ऑक्सीजन है उसका मास कितना होता है 16 होता है, तो 16 + 2 = 18। तो यहां पर टोटल मास कितना निकल जाएगा 18। तो यहां पर एक ऑक्सीजन का क्या है, एटम है, उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम्स जुड़े हुए हैं और ये एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर, ठीक है ना। तो वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है 18 होता है। तो यहां पर 16 + 2 18, इधर भी 18 है और इधर भी 18 है, मतलब रिएक्टेंट्स का मास को अगर हम ऐड करें तो वो 18 आ रहा है और प्रोडक्ट का मास भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है। मतलब यहां पर मास का बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और ना ही किसी तरीके से क्रिएट हुआ, जो पहले से था वही था। यहां पर ऐसा नहीं कि 16 से 17 हो गया या 16 से 15 हो गया, 16 ही था। तो इस साइड में ऑक्सीजन 16 ही है तो उस साइड में भी 16 ही होगा, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हैं तो उधर भी 2 ही होंगे, बदलेंगे नहीं। तो इधर टोटल मास 18 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, जो कि लेवोजियर ने दिया था, ठीक है ना। तो यहां पर ये आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो पोस्टुलेट नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जो गिवन एलिमेंट होता है ना उसके एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, किसमें, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। उनका जो मास होता है वो सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहां पर ऑर्गन है, अब ऑर्गन का मान लो एक एलिमेंट है, उसके हमने 3 टुकड़े कर दिए है ना, अलग अलग। तो ये छोटे छोटे ऑर्गन के क्या है, एटम्स हैं। और ऑर्गन की जगह में आप गोल्ड ले सकते हो, क्या ले सकते हो, गोल्ड यानी Au। तो गोल्ड का एक एटम यो है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये जितने भी छोटे छोटे एटम्स है ना ये सब आइडेंटिकल है, सेम है, मतलब इनका मास भी सेम होता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। जैसे यहां पर ऑर्गन दे रखा है 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहां पर AR ये इसके छोटे छोटे एटम्स है। तो इस वाले ऑर्गन का जो मास होगा वो इस वाले ऑर्गन के बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, मतलब आइडेंटिकल होंगे ये और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ऐसा कौन कह रहा है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कह रही है, ठीक है। अब आगे है पोस्टुलेट नंबर 4, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना उनके जो मास होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। पिछले वाले पोस्टुलेट में आपने क्या देखा कि जो सेम एलिमेंट होता है उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मास में। लेकिन यहां पर डिफरेंट एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो मास में अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर H2O है तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का मास ऑक्सीजन से अलग होगा। यहां पर NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मास ऑक्सीजन से अलग होगा। यहां पर कार्बन का मास इन दोनों ऑक्सीजन से अलग होगा। तो यही कह रहे हैं ये अपने पोस्टुलेट नंबर 4 में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब यहां पर देखें, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जो होते हैं ना वो एक स्मॉल होल नंबर के रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं और जोड़ करके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर H2O है तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहां पर CO2 है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है और एक क्या है, कार्बन है। तो यहां पर एक स्मॉल होल नंबर से क्या मतलब है, देखो यहां पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन का कितना एटम है, एक ही एटम है, तो 2:1 का रेशियो है। अब आप कहीं का भी पानी ले लो, चाहे किसी लेक से ले लो, पॉन्ड से ले लो, सी वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, कहीं से भी ले लो, सब में वाटर का रेशियो क्या मिलेगा आपको, 2:1 का। मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे और एक उसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। तो ये स्मॉल होल नंबर है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर,
ठीक है ना। और ऐसे ही यहां पर देखिए CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 2:1। 2 मतलब 2 क्या है आपके ऑक्सीजन है, 1 क्या है आपका कार्बन है। तो ये रेशियो जो है ना ये हमेशा फिक्स रहता है। कहीं से भी किसी भी चीज से कोई CO2 गैस निकल रही है, इवोल्व हो रही है, तो उसमें C और O का जो रेशियो होगा 2:1 ही होगा। उसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही होंगे, ठीक है। वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। उसमें ऐसा नहीं कि 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, H2O2 बन जाएगा, फिर तो वह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहलाएगा। लेकिन यहां पर H2O मतलब वाटर। क्लियर है। पोस्टुलेट नंबर 6 में कहते हैं कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो ये गिवन कंपाउंड है ना उसमें एटम का काइंड कांस्टेंट रहता है और रिलेटिव नंबर भी उसमें क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जैसे यहां पर देखिए H2O है, तो H2O में आपको दिख रहा होगा 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। किस में दिख रहे हैं आपको, H2O में दिख रहे हैं, वाटर में दिख रहे हैं। तो यहां पर 1 का जो नंबर लिखा हुआ है हाइड्रोजन के साथ ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदल सकता। यहां पर ऑक्सीजन का साथ 2 का नंबर लिखा हुआ है, मतलब 2 ऑक्सीजन है ना, तो ये कभी नहीं बदल सकता। वैसे यहां पर 2 ऑक्सीजन नहीं होंगे, यहां पर 1 ऑक्सीजन होगा, यहां पर 2H होगा और यहां पर 1O होगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा आपका H2O। तो रेशियो क्या बना आपका 2:1, मतलब 2 आपके हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं आपको। CO2 में 1 कार्बन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स दिख रहे हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन ही होगा, कोई दूसरा एटम नहीं हो सकता। उसका जो एटम का जो काइंड है, काइंड्स ऑफ एटम्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। यहां पर 1 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन। यहां पर देखिए HCl में क्या है भाई, HCl में एक आपका क्या है H है और एक क्या है आपका Cl है, मतलब 1 हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका क्लोरीन है। समझ आ रहा है ना, 1:1। यहां पर आपका O लिखा हुआ है मिस्टेक से, इसको आप काट देना, 1H एंड 1Cl, 1:1, ठीक है। तो ये रेशियो जो है ये हमेशा क्या रहेगा भाई, फिक्स रहेगा। क्लियर है इतना। अब जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है ना वो क्या कर रही है, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर रही है और उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रही है। यही ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहां पे क्लियर, किन 2 लॉज को समझा रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये लेवोजियर कहता है, ठीक है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जो गिवन कंपाउंड होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। उनका रेशियो कभी भी नहीं बदलता है, वो कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो इन्हीं 2 लॉज को समझा रहा है आपका कौन, डाल्टन। तो डाल्टन, द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दैट द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड दैट एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। इसका ये स्टेटमेंट किस लॉ को समझा रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा रहा है। और दूसरा, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम्स हैविंग फिक्स्ड मास एंड दैट द नंबर and kind of atoms of each element in a given compound is fixed can be used to explain of law of constant proportion, ठीक है ना। तो ये दोनों लॉज को क्या कर रहा है भाई, एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। क्लियर है। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक लिमिट के बाद में खत्म हो जाता है भाई, इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ कमियां हैं, है ना। इसने 3 स्टेटमेंट अपने टाइम के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन जब आगे साइंस एडवांस हुआ, बाकी साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने देखा उसके 3 स्टेटमेंट्स क्या हैं, रॉन्ग है भैया, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स क्या है, पहला, डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम्स आर इनडिविजिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनडिविजिबल होते हैं। ड्रॉबैक क्या है, एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। आगे जाकर के पता चला कि एटम्स तो भैया 3 पार्टिकल से मिलकर के बनता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो एटम से भी छोटा कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम आगे की चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसमें आप देखोगे एटम
के बीच में ना जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके जो साइड में चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर कौन घूमते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। जैसे सौर मंडल है ना, सोलर सिस्टम में आपने देखा होगा सूरज के चारों तरफ जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं, हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लैनेट्स घूमते हैं। आपके वीनस हो गया, मरकरी हो गई, अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, है ना। ये तरह तरह के जो आपके प्लैनेट्स हैं ये घूमते रहते हैं किसके चारों तरफ? सूरज के। ऐसे ही यहां पर एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं आपके एटम्स। मतलब एटम्स इनडिविजिबल नहीं होता, डिविजिबल होता है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन 3 पार्ट्स में। तो ये पहला ड्रॉबैक हो गया। इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या है? इन्होंने कहा था एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली सेम मास, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है ना उसका एग्जैक्टली सेम मास होता है। लेकिन ड्रॉबैक आगे जाके क्या निकला? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। इनको आज की डेट में आइसोटोप्स कहा जाता है, कि सेम टाइप का एटम है उसका मास भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कार्बन, कार्बन हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। मतलब इसका मास 12 वाला कार्बन भी होता है, 13 वाले मास वाला कार्बन भी होता है और 14 वाला भी मिलेगा आपको। तो इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं, जहां पर एक ही टाइप का एटम है लेकिन उसके मास क्या है? बिल्कुल अलग अलग है, मास बिल्कुल अलग अलग है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा इनको। अभी इतना जानना इनफ है। समझ आया? अगला क्या बोला था इसने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना उनके मास भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन इसका आगे जाकर के क्या ड्रॉबैक निकला, क्या कमी निकली इसमें? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास। इनके पास भी सेम मास हो सकता है। और जिनका एटम्स जब डिफरेंट हो, एलिमेंट्स जब डिफरेंट हो, भाई एलिमेंट्स अगर सेम हो और उनके मास अलग अलग हो तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने आइसोटोप कहा। एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन मास सेम है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं आज की डेट में? आइसोबार्स बोल रहे हैं। तो आइसोटोप और आइसोबार्स नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। जैसे ऑर्गन एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम भी एक अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों का मास सेम देख रहे हो आप यहाँ पर। 40 आपका आर्गन भी होता है और 40 आपका कैल्शियम भी होता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी था। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। और इससे पहले के जो 3 लेक्चर्स थे उनको भी आप अच्छे से देखिए, वॉच करिए, समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि वहां पर हर एक लेक्चर को बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और अट्रैक्टिव नोट्स के साथ प्रोवाइड किया गया है। वहां से आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बायो के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे मैंने, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा आपका टिश्यूज। केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। ये 3rd चैप्टर है, इसका ये 4th लेक्चर है। पहला और दूसरा चैप्टर जो है उसकी 1 शॉट में कंप्लीट कर रखा है। और बायो के भी 2 चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट कर चुके हैं हम, और पार्ट्स में भी हमने प्रोवाइड किया है। तो जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो वहां से आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है और लिंक तो डिस्क्रिप्शन में गिवन है ही, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर में फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।